हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट कुछ जीके के क्वेश्चंस करा रही हूँ। एक शुरुआत है जो कि कुछ एग्ज़ाम्स यानी कि प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर करा रही हूँ। वैसे ही यहाँ पर लेवल भी अप होता जाएगा, किसी कोई बेसिक क्वेश्चंस लगेंगे और कुछ यहाँ पे नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी कराया जाएगा वो सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार। हालांकि इस टाइम पे इसका नाम चेंज हो गया है। इसका जो चेंज हो गया वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया, लेकिन जब शुरू हुआ था 1985 में तो ये जो दिया जाता था वो द्रोणाचार्य पुरस्कार के नेम से दिया जाता था। और ये खेल प्रशिक्षण है ना, खेल प्रशिक्षण में ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो खेल प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के द्वारा की गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, यानी कि जो ट्रेनी जो देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग जो देते हैं उनको दिया जाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का वेट कर रहा है और फटाफट आंसर दीजिएगा। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल कहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, साथ ही दिन और रात का छोटा बड़ा होना भी क्या रीज़न से वो हो रहे हैं? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव होने के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर क्या हुई है, झुकी हुई है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं पृथ्वी पर। दिन और रात का छोटा बड़ा होना का एक रीज़न भी यही है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो सूर्य की किरणें होती ना, वो लंबवत पड़ती कहाँ पर, ओनली भूमध्य रेखा पर। इससे क्या होता, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो मौसम होता है वर्ष भर कैसा रहता, एक तरह का मौसम रहता। लेकिन 23.5 डिग्री अक्ष अपने मतलब 23.5 डिग्री झुके होने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 की बात करते हैं, 1761 की बात करते हैं। जो ये युद्ध हुआ था ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अफगानों का जो सरदार था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और जो मराठाओं का जो उस समय नेतृत्व कर रहा था मराठा सेना का, वो कौन थे? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस हार को वो सह नहीं पाए, और जिसके कारण जो है मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब की सन 1761 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध का जो मेन कारण है वो क्या था, अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित करना था। इस युद्ध में मराठाओं की संगठित पैदल सेना और तोपखाने की टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम खान व गार्दी ने किया था, जबकि अफगान रोहिला सरदार नजीब उद्दौला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अफगानों का साथ दिया था। तो ध्यान रखिएगा कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का जो बजट है वो कौन पारित करता है? देखें, अगर मान लीजिए कि अभी जो है उत्तर प्रदेश में हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो बजट पेश करेगा वो बजट कौन पेश करता है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में संसद, क्योंकि संसद को ये पावर होती। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 356 में इसका उल्लेख किया। और राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि अधिकतम है वो 3 वर्ष की होती है। हालांकि इसे जो है 6 महीने की अवधि के दौरान ही लागू किया जाए। और जो सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन लगा वो पंजाब में लगा 20 जुलाई 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, जो नागार्जुन सागर परियोजना है ना, ये परियोजना आपको ध्यान रखना है
ये बनी है कृष्णा रिवर पर, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। और इस परियोजना का जो नाम है वो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1955 को इसकी शुरुआत हुई। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। और इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कब हुआ था? 1967 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। और इसी परियोजना के द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के क्षेत्रों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। नेक्स्ट, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? देखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो जैन संघ था ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते। पहली शाखा श्वेतांबर, जिसके अनुयायी क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दूसरी शाखा दिगंबर, जिसके अनुयायी क्या रहते थे? नग्न रहते थे। इसके अलावा जैन धर्म की पहली संगति का जो आयोजन हुआ, ठीक है, वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। जबकि दूसरी संगति 512 में हुई थी वल्लभी में, ठीक है, गुजरात में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 78% और 39%। मैंने कहा आज फर्स्ट ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। ऑक्सीजन की बात करूंगी तो ऑक्सीजन है 21%। और वहीं अगर मैं बात करूं वायुमंडल में किसकी? नाइट्रोजन की, यानी कि सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका 78 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं 21। और वहीं अगर मैं पूछूं आपसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिलता है 0.038%। ठीक है, और वहीं ऑर्गन की बात करते हैं तो आर्गन गैस जो है वो 0.93% आपको देखने को मिलती है, तथा कुछ मात्रा में यहाँ पर जलवाष्प भी देखने को मिलता है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक, नाइट्रोजन गैस 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 32 किलोमीटर ऊंचाई तक और जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। आगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं वर्ष 1965 में, जब भारत पाक युद्ध हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्हीं के द्वारा ये जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, ऑप्शन सी। ठीक है, इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है, जो जवान सैनिक यानी कि किसान के श्रम को दर्शाता है। वर्ष 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान समझौते के दौरान शास्त्री जी का हृदय गति रुक जाने के कारण क्या हो गया था? निधन हो गया था। गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस या एक घोल? तो ध्यान दीजिएगा, गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडर है ना, इसमें जो भरकर दी जाने वाली गैस होती है वो होती है द्रव यानी कि द्रवित गैस, जिसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में आप जानते हैं। ये गैस मुख्यतः प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जो एलपीजी होता है ना, तो ये हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप इन्हें पढ़ लीजिए। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैंने कहा जो एलपीजी गैस होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ये किस किस का मिश्रण होता है? तो ये प्रोपेन, किसका होता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण क्या होता है? एलपीजी गैस, जिसे हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। एलपीजी गैस बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। सिलेंडरों में अगर गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाए। तो इसमें आपसे पूछेगा कि सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिला दिया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन
मिला दिया जाता है। और एलपीजी गैस जो होती है ना, इसका उपयोग घरों में क्या बनाने के लिए, खाना पकाने और वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। तो पूछेगा कि जो एलपीजी गैस है इसका यूज़ कहाँ होता है, तो खाना बनाने में घर में जो सिलेंडर होते हैं, एक वाहनों में ईंधन के रूप में होता है। आई होप सो आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? देखिए, अगर हम रुपये की तुलना में बताएं ना, तो वैसे तो सबसे ऊपर जो आता है, अगर हम विदेशी मुद्रा बाजार में, सबसे ऊपर अमेरिकी डॉलर, फिर यूरो, फिर जापान येन, और फोर्थ नंबर पे आता है आपकी ये चौथी आपकी आती है कौन सी? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विदेशी बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होता है, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता भी कहते हैं, वो क्या, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? सर्वग्राही, जो सबका ग्रुप जिसे चढ़ जाता है, वो है ए बी, ध्यान रखना है। अब चलिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। देखिएगा, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी, ठीक है, बेरी होता है। और ये रोग मुख्यतः विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और ये जो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, वो अमीनो एसिड के उपापचय के लिए आवश्यक होता है। तो आपसे पूछेगा कि विटामिन जो B है या B1 है, ये किसके उपापचय के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, जो वह है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, दूध, अंडा प्लस सब्जियां। और जो विटामिन बी होता है कि जल में घुलनशील है? जी हाँ, विटामिन जो बी है ये जल में घुलनशील होता है। चलिए एक क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो यहाँ पर मतलब बैठक, ठीक है, बैठक की हिंदी का एक तरीके से क्वेश्चन है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है या कराई जाती है? हालांकि इस बार जो है 2021 में होनी थी, वो डिले चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना कराई जाती है। और भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन एक नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई। तब से मतलब कि नियमित 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। और लास्ट हमारी 2011 में हुई, हालांकि 2021 में होनी थी और अभी तक ये हुई नहीं है। हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम सेंसस लेते हैं 2011 का ही। आगे है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयुक्त किया जाता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, इसमें जो गैस का यूज़ होता है, वो कौन सी गैस यूज़ होती है? तो ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर होता है ना, जो रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें आपका अमोनिया गैस का यूज़ होता है। अमोनिया गैस का द्रव के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये गैस ठंडे पानी में ईजिली घुल जाती है, सरलता से घुल जाती है, और गर्म पानी में सरलता से ईजिली निकल भी जाती है। यह एक तीक्ष्ण गंध, कैसी? तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, जो वायु से हल्की होती है। और इसका जो वाष्प घनत्व है वो 8.5 kg, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अमोनिया के जलीय घोल को लिकर अमोनिया कहा जाता है, और इसका यूज़ उर्वरक बनाने में किया जाता है, ठीक है, उर्वरक बनाने में, प्रतिकारक के रूप में, और रासायनिक यौगिक बनाने में इसका यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम आपसे पूछा है। सो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन की जो आधिकारिक मुद्रा है वो है पौंड, ठीक है, पौंड है। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है?
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रबर उत्पादित है वो है केरला, फिर उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटका आते हैं। रबर के लिए आवश्यक जो टेम्परेचर होता है वो 25 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और आवश्यक 300 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए। इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है ना, वो लेटेराइट और चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और भारत विश्व में चौथा रबर उत्पादक देश भी है। आगे देखिएगा, हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहाँ पैदा होता है। देखिएगा, जो ये पित्त रस होता है ना, इसका जो pH वैल्यू होती है, pH मान होता है वो 7.7 होता है, और ये भोजन के माध्यम को क्या कर देता है, क्षारीय बनाता है, तथा भोजन के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु आते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसके अलावा ये वसाओं का क्या, जो वसा होती है वसाओं का इमल्सीकरण करता है और आंत्र की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। इसके अलावा ये विटामिन के तथा वसा में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में, ऑब्जर्वेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कहाँ पर आपका पैदा होता है, यकृत यानी कि लीवर में बनता है। pH वैल्यू क्या बताई है, 7.7। क्षारीय है या अम्लीय है, क्षारीय। बहुचर्चित पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस की लेखक एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिनकी बुक हमेशा पूछी जाती है, करंट अफेयर भी आप लोगों को जल्दी ही कराऊंगी, लेकिन ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है क्योंकि 1988 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। तो ये सलमान रुश्दी, पहले ही आंसर लग गया है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, आप पढ़ते हुए आए हैं। तो गुप्त वंश का राजा जो था, निम्नलिखित में से कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को उनके विजय अभियानों के कारण जो है नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था ये समुद्रगुप्त, उसने उत्तर भारत के 9 शासक और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। इसके अलावा उसने अपने सैन्य विजय के बाद एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, और अश्वमेध कर्ता की उपाधि भी इन्होंने धारण की। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की विस्तृत जानकारी इलाहाबाद प्रशस्ति लेख से मिलती है, जो इनके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा क्या की गई है, रचित। आपसे पूछता है कि जो हरिसेन थे ये किसके दरबारी कवि थे, इन्होंने कौन सा जो है प्रशस्ति लेख इन्होंने लिखा था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, फटाफट आंसर कीजिएगा। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा वाले भाग में बनता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 तथा फॉलिक एसिड सहायक होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं, तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन 12 और फॉलिक एसिड। इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनकी जो लाइफ होती है, मतलब कि जीवन काल होता है, वो 20 से लेकर 120 दिन का होता है आरबीसी का। ठीक है, और इनकी जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो कहाँ पर होती है, यकृत व प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है, स्प्लीन जिसे बोला जाता है। आरबीसी में क्या केंद्रक पाए जाते हैं, नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसका जो मेन कार्य क्या है, शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। मानव शरीर में लाल रक्त कणों की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है। देखिएगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति के पश्चात में 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। इससे पूर्व इन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित होती है, राज्यपाल के हाथों में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। 1944 में अहमदनगर जेल में प्रवास के दौरान ये लिखी गई थी। 1946 में से प्रकाशित किया गया।
इस पुस्तक में उन्होंने प्राचीन भारत से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की समृद्धि, संस्कृति, धर्म, इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकृत किया है और ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। साइना नेहवाल आप सभी जानते हैं, इनका जो संबंध है वो है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो अपघटित करती है, आप सभी जानते होंगे, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये अपघटित करती है और ओजोन परत वायुमंडल में 20 से लेकर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप में पाई जाती है और इस सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ऑब्जर्व करती है, अवशोषित कर पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती हैं और ये हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर कुछ समस्याएं उत्पन्न करते हैं जैसे कैंसर, त्वचा रोग इत्यादि, ठीक है ना। और ओजोन परत को अपघटित करने वाली गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। इसके अतिरिक्त ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है। पूछा जाते हैं क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी जानते होंगे कि 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। 50 रुपये के नोट पर जो है वो हस्ताक्षर करते हैं भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में, जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव हस्ताक्षर करते हैं। और भारत में पत्र मुद्रा का जो निर्गमन है वो 1861 ईस्वी के बाद हुआ और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन या पत्र मुद्रा के निर्गमन का दायित्व उसे दे दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? देखिएगा, यहाँ पर उज्जैन में होता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नासिक में होता है 4 जगह। आगे है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? कौन एक ग्रह नहीं है? सो ध्यान दीजिएगा, सूर्य एक ग्रह नहीं होता बल्कि वो एक तारा होता है। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके अलावा शनि, बुध, बृहस्पति सभी ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह एक गैसीय गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य इसमें 2.5% उपस्थित होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़, हिंदी में क्रोड़ बोलते हैं और वैसे कोर बोलते हैं, कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ C होता है, जबकि सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो ये आपके यहाँ से कई क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध, कौन थे? सो आंसर हो जाएगा सी, खगोलवेत्ता थे और ज्योतिषविद भी इन्हें माना जाता है और आर्यभट्टीय नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य को भी इन्होंने ही जो है खोजा था। लास्ट में है कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और ये नृत्य नाट्य कला सुंदरतम रूप है और ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कथकली। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद मतलब आया हो और क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वैसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहिए आप लोग। गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे कल मॉर्निंग में।